ध्यान देंगे। निम्नलिखित सारणिकों के उपसारणिक यानी कि मिनोर अंशाघूर्णनखंड यानी कि सखंडन भी कहीं कहीं लिखता है, यानी कि कोफैक्टर ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हम लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि माना d = इतना है ना। अब इसका सबसे पहले हम निकालेंगे उपसारणिक यानी कि मिनोर। उपसारणिक हम कैसे निकालेंगे? उपसारणिक मैं बताया था कि प्रत्येक अवयवों को विस्तार करेंगे, प्रत्येक अवयवों का विस्तार करेंगे। विस्तार कैसे करना होता है वो तो मैं पहले बता दिया था, लेकिन विस्तार करने के समय हम देखते हैं कि जब राशि हम लिख रहे हैं, आई और जे का मान लिख रहे हैं, उस आई और जे के मान में हम देखते हैं कि यदि उसका योगफल विषम संख्या आता है तो उसके चिन्हों को बदल देते हैं, और सम संख्या रहा है तो उसके चिन्हों को नहीं बदलते हैं। इसके लिए होता है कोफैक्टर के लिए। लेकिन यहाँ उपसारणिक यानी कि मिनोर जब हम फाइंड करते हैं तो मिनोर फाइंड करने के वक्त हम यहाँ पे योगफल को नहीं ध्यान में रखते हैं और इसके चिन्हों को विशेष रूप से ध्यान में नहीं रखते हैं। आइए देखते हैं पहला M11 यानी पहला रो और पहला कॉलम। पहला रो और पहला कॉलम को जब हम ढकेंगे तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। M12 पहला रो और दूसरा कॉलम यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, इस ढकने के बाद क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। फिर M इसके आगे तो है नहीं, 12 के बाद तो 13 नहीं है, 14 नहीं है। तब यहाँ पे क्या करेंगे? फिर दूसरे रो और पहले कॉलम को देखेंगे तो 2 1 है ना। तो 2 1 ढकेंगे तो क्या रहा है? ठीक है, तो ये 2 1 देखा हमने, 2 1 यानी दूसरा रो और पहला कॉलम। दूसरा रो और पहला कॉलम को ढकने के बाद हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ -4 आ रहा है, और अंतिम बच गया क्या? M22 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। बस इसी तरह से बनाएंगे आगे आप सहगुणनखंड। सहगुणनखंड यानी कि कोफैक्टर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, कोफैक्टर लिखने के समय जब ये 1 बनते इस दोनों को ऐड करके देखेंगे सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, यानी इवन है या ऑड है ना। तो अगर यह सम आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन विषम आ रहा है तो इसके चिन्हों को हम क्या करेंगे? बदल देंगे, है ना। आइए देखते हैं A11 जैसे एडजॉइंट के बारे में बताया गया था, यानी पहला रो पहला कॉलम। पहला रो पहला कॉलम क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, हमने 3 लिख दिया। आगे आएंगे A12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 तो हम लिखेंगे, लेकिन 2 1 3 क्या आ गया? विषम संख्या। 2 और 3, 2 और 1 3 जो है यह एक विषम संख्या है, अर्थात इसके चिन्ह को बदल देंगे, लेकिन 0 होने के कारण इसमें किसी प्रकार से चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे आते हैं A21 यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो और पहला कॉलम के ढकने के बाद क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। हमने -4 लिख दिया, लेकिन 2 और 1 3 आ रहा है, यह एक विषम संख्या आ रहा है, अर्थात इसके चिन्ह को बदल देंगे। माइनस हो तो प्लस बना देंगे और प्लस हो तो माइनस बना देंगे। A22 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम के ढकने के बाद क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, और 2 और 2 4 एक सम संख्या आ रहा है, अर्थात इसके चिन्हों में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं लाएंगे, है ना। इसी तरह से अगर ये 3 into 3 ऑर्डर की कोई राशि दिया गया हो तो 3 into 3 ऑर्डर की दिए गए राशि में हम क्या करते हैं कि प्रत्येक अवयव को, जैसे यहाँ पे 1 1 1 2, फिर तीसरा में जाएंगे तो 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, यानी कि 3 into 3 ऑर्डर वाले को इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। उपसारणिक और सहखंडन, है ना। तो उपसारणिक और सहखंडन ज्ञात तो दोनों को समान रूप से किए हैं, अंतर सिर्फ क्या आया कि इसमें चिन्हों को हम नहीं बदले हैं और चिन्हों को विशेष रूप से ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन इसमें क्या देखा गया है कि जिसमें इसका योगफल विषम आ रहा है उसके चिन्हों को हमने क्या किया? बदल दिया है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो 2 into 2 ऑर्डर का था और ये 3 into 3 ऑर्डर का है। ठीक है, विशेष रूप से इस पर फोकस करेंगे और प्रतीक का मिनोर एंड कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक, देखिए इस टाइप में बनाने के लिए हम देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है ना। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। तो ए का नियामक आप दे दिए x1 y1, बी का दे दिए x2 y2 और सी का दे दिए x3 y3, है ना। ए बी सी दिया गया है, तो ए का नियामक आप दिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3,
तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये चीज़ आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़े हुए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समय ये बताया गया होगा, है ना। इसको दूसरे रूप में आप जैसे भी आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट्स के रूप में आप इसको इतना लिख सकते हैं, है ना। और इसको हल करके आप ये प्राप्त कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि आया कैसे, आया कहाँ से, तो आप इसको हल करेंगे और इसको हल करके इतना प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं दिखाता हूँ हल करके। ये आपका 1/2 है, ये ज्यों की त्यों रह जाएगा, है ना। और बताया था किसी एक का विस्तार करना है, किसी एक का मतलब किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C1 का हम लोग विस्तार करना है। इसके लिए x1 का चुनाव किया हमने, तो x1 के सामने की रो और कॉलम को ढक दिया गया, ठीक है। x1 इसके सामने की रो और कॉलम को हमने ढक दिया, तो बचा क्या, y2 1 और y3 1। आगे बढ़े तो मैंने क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट्स के मिड पॉइंट, इसकी चर्चा किया था मैं। ये क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। अभी कुछ देर पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि उसके दिए गए राशि को जोड़ते हैं और वो विषम आ जाता है तो उसके चिन्हों को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट है और इसका वैल्यू होता है 2 1 यानी कि जोड़ेंगे तो 3 आएगा, अर्थात ये विषम है, इसके चिन्हों को बदल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x2। इसके सामने की रो और कॉलम को ढक रहे हैं तो क्या आएगा, y1 1 और ये क्या आएगा, y3 1। फिर प्लस x3 का विस्तार करते हैं हम लोग, तो इसके सामने क्या, रो कॉलम को ढकने के बाद y1 1 और y2 1 आया, है ना। इसको मैंने बंद किया 1/2 और यहाँ क्या, x1 फर्स्ट डायगोनल में से सेकंड डायगोनल को घटा लेता है, तो y2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 घटा लिए। यहाँ भी वही क्रिया और यहाँ भी वही क्रिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लिखवाया गया जो फॉर्मूला है इसमें बीच में प्लस है और यहाँ पे बीच में क्या आ गया, माइनस। तो हम ऐसे करते हैं, इसमें से माइनस को कमन कर लेते हैं। माइनस को जब हम कमन कर लेंगे तो कमन करने के बाद जो राशि प्राप्त होगा वो इसके जैसा सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 अब प्लस x2, यानी इसमें से माइनस कमन लिए तो ये माइनस वाला क्या बन गया, प्लस बन गया, ये प्लस वाला क्या बन गया, माइनस बन गया, प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना। ये इसके जैसा सेम हो गया, है ना। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। ये आया कहाँ से, ये इसके द्वारा आपने स्पष्ट रूप से देख लिया, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रतीक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन हम इस प्रकार लिखे हुए हैं, यानी कि शीर्ष दिए गए हैं, है ना। चाहे तो इसको आलेख रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख लेंगे। लिख सकते हैं आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 और ये x1 x2 और x3 के रूप में। तो फर्स्ट कॉलम हम लोग x की वैल्यू को लिखते हैं, सेकंड कॉलम हम लोग y की वैल्यू को लिखते हैं और थर्ड वाले में क्या लिखते हैं, 1 1 1 लिखते हैं, है ना। आइए देखते हैं। फर्स्ट में जो x का मान है -2 है, 3 है और -1 है। चूँकि बिंदु में पहले वाले को x और दूसरे वाले को y कहते हैं। -3 2 और -8 और तीसरा हो जाएगा 1 1 और 1। अब इसको क्या करना है, विस्तार कर देना है। विस्तार करने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो इस राशि को छोटा कर लीजिए या फिर डायरेक्ट विस्तार कर दीजिए। तो राशि को हम छोटा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट विस्तार कर रहे हैं 1/2, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं -2 का हम लोग विस्तार कर रहे हैं, तो इसके ठीक सामने जो रो और कॉलम है इसको ढकने के बाद क्या मिला, 2 1 -8 और 1, ठीक। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये प्लस है, लेकिन हो क्या जाता है, माइनस। मिड पॉइंट होने के कारण ये यहाँ पे 3 1 -8 और 1 का विस्तार। तो क्या आ रहा है, इसके सामने की रो और कॉलम को ढक रहे हैं तो -3 1 2 और 1 आ जा रहा है, ठीक है। ढक देने के बाद अब ये देख रहे हैं कि 3 ऑर्डर वाला 2 × 2 ऑर्डर के रूप में आ गया। 2 × 2 ऑर्डर के रूप में जब यहाँ आ जाता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले डायगोनल के गुणनफल में से दूसरे डायगोनल के गुणनफल को घटा लिया जाता है। 2 1 जा 2 -8 1 8, लेकिन यहाँ -8 ऑलरेडी है, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस -3 और प्लस 8 1 जा 8 -1 -3 -2, ठीक है। 1/2 इंटू -2 इंटू क्या हो जाएगा, ये
8 + 2 × 10 हो जाएगा, -3 × 8 - 3 यानी कि 5 हो जाएगा, -1 × -3 × -3 - 2 यानी कि -5 हो जाएगा। वैल्यू है आपका 1/2 × -20 -15 और +5, आपका वैल्यू आ गया 1/2। इस दोनों को ऐड करेंगे तो -35 और +5, -35 + 5 यानी कि -30 आ जा रहा है। कट करेंगे 15 मरतबा, और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये -15 आ रहा है, लेकिन ये माइनस में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि मोड से बाहर होगा तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। दूसरी दृष्टिकोण से आप इसको देखेंगे तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 15 वर्ग इकाई के रूप में लिख देंगे, वर्ग इकाई, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग इसे एक एक करके हल करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन में, यानी कि इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन में दिए गए हैं त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, सिर्फ और सिर्फ मान रख के और इसका विस्तार कर देना, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब क्षेत्रफल दिया गया रहता है तो किसी राशि को ज्ञात करने के लिए कहेगा, जैसे इसमें 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल दिया हुआ है ऑलरेडी, तो शीर्ष दिए गए हैं और शीर्ष में एक राशि दिया है के, है ना, इस के को फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे और जहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बदले में क्या रख देंगे, 4 रख देंगे और उसे हल करेंगे। हल करने के बाद के की मान निकल जाएगा तुलना करने के बाद। सेम ऐसा ही है, इसमें के का मान दिया गया है। आइए इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और है, मैं दे देता हूँ। देखिए थोड़ा सा अलग है, टाइप वही है। सारणी का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान दें यहाँ पे शीर्ष के निर्देशांक जो दिए गए हैं, त्रिभुज में तो 3 होते हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, तीसरे को या पहले को x और y मान, है ना, x और y मान लेंगे। तो एक को हमने x y मान लिया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, है ना। अब इसका क्या करेंगे, जैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है वैसे क्षेत्रफल को फाइंड करेंगे और उसके द्वारा प्राप्त जो समीकरण होगा वो हमारा आंसर होता है। आइए देख लेते हैं। अभिष्ट रेखा का समीकरण त्रिभुज का है ना, क्या है 1/2 × पहले क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, 1 तो होगा ही, फिर दूसरा में क्या होगा 1 2, इतना हो गया। यानी कि पहला को हमने क्या मान लिया x y, दूसरा क्या है x का मान 1 और y का मान 2, तीसरा में क्या है 3 और 6 और 1 और 1 तो हम लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि उसका जो मान होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 0 हो जाता है, अर्थात क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया 0 मान लिया। ये गुना में है, उधर जाकर क्या बनेगा भाग बनेगा, अर्थात किसी भी राशि से जब 0 में हम डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचा क्या x by 1 1 to 1 और 3 6 और 1 इक्वल टू 0। इसमें इसका विस्तार कर देते हैं, तो हम पहले x का विस्तार करते हैं, तो x के सामने के रो और कॉलम को ढकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो 2 1 6 1 बच रहा है, तो 2 1 जा 2 और -6 1 जा 6। आगे बढ़ेंगे -y आएगा, इसके सामने की रो कॉलम को ढकेंगे तो 1 1 जा 1 -3 1 जा 3 प्लस 1 का करेंगे तो आ जाएगा 6 1 जा 6 -3 2 जा 6 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा -4x, माइनस क्या बन जाएगा +2y, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखते हैं 0, माइनस उधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस, अर्थात 2y बराबर 4x आया, 2 मरतबा कट जाएगा, है ना, इसलिए अब क्या आया y इक्वल टू 2x। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ ये अभिष्ट रेखा का समीकरण है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइए। ये अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, सारणी का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। मैं बता दूं कि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2 शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, तीसरा नहीं दिया गया है। तीसरा यानी कि उसे हम क्या मान लेंगे x और y मान लेंगे, है ना, और इसके क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर लेंगे, जो मान आएगा वो आपका समीकरण होगा, है ना। इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म हुआ।